Welcome back to my YouTube channel English Guru RS. Today I am going to teach you the first poem of 10th class. The name of the poem is Dust of Snow. So ये डस्ट ऑफ स्नो क्या है? डस्ट का मतलब क्या होता है? धूल होता है। धूल क्या होती है? जो मिट्टी रहता है उसके पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो स्नो है उसको डस्ट बोला है पोएट ने। तो जब किसी की हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं तो उसमें मेटाफर होता है। स्नो क्या होता है? ये भी पार्टिकल्स के फॉर्म में होती है। जैसे आप कहीं ऐसी हिल एरिया में घूमने जाते हैं जहां पर स्नो फॉलिंग होती है, तो वहां पर ट्रीज प्लांट्स वगैरह रहते हैं, उनके ऊपर डस्ट के रूप में जो स्नो रहती है, बर्फ रहती है, वो छा जाती है। इसलिए उसको पोएट ने डस्ट ऑफ स्नो बोला है। वो पार्टिकल्स के रूप में रहती है। तो इस पोएम में पोएट क्या रहता है? सैड मूड में रहता है, ग्लम मूड में रहता है। शुरुआत में वो सीरियस होता है और अपने घर पर बैठा रहता है, सोच रहा होता है कुछ कि आज मेरा दिन ऐसे ही खराब होने वाला है, कुछ रिपेंटेंस कर रहा होता है। वो मतलब उसके कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी जो भी मैटर रहा हो, बट उस दिन वो क्या सैड मूड में होता है। और हमारे इंडिया में लोग ये सोचते हैं कि जैसे बिल्ली है रास्ता काट जाती है तो हमें लगता है कि कुछ गलत होगा, इसलिए अपशकुन मानते हैं, उसको बैड ओमेन मानते हैं। और जब हथेली खुजली बच रही है उसमें सोचते हैं आज कुछ पैसा वैसा आने वाला है। या कौवा घर पर बोल रहा हो तो ऐसा मतलब मैंने सुना है गांव में लोगों कहते हुए कि आज कोई गेस्ट आने वाला है, मतलब ऐसा कुछ समझ में आता है। तो ये ओमेन्स हैं जिनसे लोग एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि कुछ ऐसा होगा। तो पोएट कुछ सैड मूड में रहता है। तो पोएट इस पोएम के माध्यम से लोगों का जो गलतफहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकंसेप्शन है, या जिसको हम कहेंगे कि लोग बाइगॉट रहते हैं, मतलब जो अंधविश्वास करते हैं, सुपरस्टिशंस होते हैं, उस सुपरस्टिशन को पोएट इसमें तोड़ना चाहता है। इस पोएम के माध्यम से उसने ये बताया कि जो नेगेटिव चीजें रहती हैं उससे भी पॉजिटिव फीलिंग पर्सन के अंदर आ सकती है। नेगेटिव चीजें भी उसको पॉजिटिविटी दे सकती हैं, उसको होप दे सकती हैं, उसको ऑप्टिमिस्टिक बना सकती हैं। सो वी विल रीड दिस पोएम एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आर पोएटिक डिवाइसेस इन दिस पोएम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पोएम, and what is the tone of this poem and rhyming scheme of the poem. So look at the white board. ये डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन नेचर पोएट है, बहुत ही पॉपुलर पोएट है। तो पोएम को रीड करता हूं, देखिए। द वे अ क्रो, एक कौवा आता है, शुक डाउन ऑन मी, वो आके मेरे ऊपर गिरा देता है। क्या गिरा देता है? द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है? जो स्नो पार्टिकल्स रहते हैं वो पेड़ के ऊपर आके बैठता है। किस ट्री पर आके बैठता है? प्लांट के ऊपर, हेमलॉक ट्री के ऊपर आके बैठता है। और जैसे ही वो उस पर बैठता है तो उसके ब्रांचेस मूव करने लग जाती हैं और पोएट के ऊपर जो स्नो है वो गिर जाती है। पोएट सैड मूड में रहता है, घर से वो खड़े होके चल देता है, उस पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो जाता है। कहां पर? हेमलॉक ट्री के नीचे। हेमलॉक ट्री क्या होता है? एक पॉइजनस ट्री होता है। ये पॉइजनस ट्री होता है, जहरीला पेड़ होता है, इसमें व्हाइट फ्लावर्स आते हैं। तो जो क्रो है वो आता है हेमलॉक ट्री के आके ऊपर बैठ जाता है और पोएट उसके नीचे खड़ा रहता है, उस पेड़ के नीचे। तो उसके ऊपर स्नो फॉलिंग होने लग जाती है। उसको ऐसा रियलाइजेशन होता है कि स्नो फॉलिंग हो रही है। तो नेचर के बीच में जाने से, है ना, उसे स्नो फॉलिंग का एहसास होता है, जो स्नो गिरती है उसके ऊपर, तो उसका मूड चेंज हो जाता है। मूड क्या चेंज हो जाता है? हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो ये चीज क्या करती है? उसके हार्ट को पुश कर देती है, उसका मूड चेंज हो जाता है। एंड शेयर्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड, और उसका कुछ दिन जो रीड का मतलब क्या होता है? पश्चाताप में स्पेंड होने से उसका बच जाता है। इसका मीनिंग होता है हेल्ड इन रिग्रेट। रीड का मीनिंग क्या है? हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब पश्चाताप में जो दिन उसका स्पेंड हो रहा था वो पश्चाताप में दिन स्पेंड होने से बच जाता है उसका। हेल्ड, रीड का मतलब हेल्ड इन रिग्रेट होता है, ठीक है। तो इस पोएम से पढ़ने से हमें ये पता लगता है, पोएट ये कहना चाहता है कि जो भी नेगेटिव चीज होती है वो ऐसा नहीं कि नेगेटिव ही रहती है, उससे किसी पर्सन को कोई पॉजिटिविटी नहीं मिल सकती। यहाँ पर पोएट ने दो चीजें ली हैं। एक तो हेमलॉक ट्री लिया जो पॉइजनस ट्री होता है, वो किसी का भला नहीं कर सकता, इसको खाने से किसी की डेथ हो सकती है, मतलब किसी को ऐसा नहीं कि वो मेडिसिन का वर्क करेगा, ऐसा नहीं। जो भी एक नेगेटिव वर्ड होती है, तो ये क्रो बर्ड देखने में भी ब्यूटीफुल नहीं होती और इसकी साउंड म्यूजिक है वो भी अच्छी नहीं होती। तो दोनों ही कैसे हैं? नेगेटिव है।
लेकिन दोनों नेगेटिव हैं, उसके बावजूद भी पॉइंट को पॉजिटिविटी आ जाती है, मतलब उसकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाती है। और उसका कुछ दिन है जो सैडनेस में स्पेंड हो रहा था, वो सैडनेस में स्पेंड होने से बच जाता है, उसका मूड कैसा हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। किसके कारण से? हेमलॉक ट्री और क्रो के कारण से। इसका मतलब ये है कि नेचर के अंदर हीलिंग पावर होती है, ये नेचर के बीच में यदि हम जाते हैं तो इससे हमको पॉजिटिविटी मिल जाती है, चाहे उसके अंदर कोई भी नेगेटिव चीजें हो उनसे भी पॉजिटिविटी हमको मिल सकती है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जैसे कैट है ना, अगर रास्ता काट जाती है, बिल्ली रास्ता काट जाती है, लोग उसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये जीव जंतु हैं वो नेगेटिव होते हैं, उनसे भी हमको पॉजिटिविटी मिलती है, हमारा सुपरस्टिशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉइंट इसको एक चीजें हैं नेचर के अंदर, ऐसा नहीं कि उनके अंदर नेगेटिविटी होती है। पॉइंट इस लोगों का जो अंधविश्वास है कि बिल्ली रास्ता काट गई तो कुछ गलत होगा, इसको पॉइंट क्या करना चाहता है? फॉल्सिफाई करना चाहता है। वो कहता है कि मतलब नेगेटिव जो भी नेचर के अंदर चीजें हैं उनसे भी, नेगेटिव चीजों से भी हमें पॉजिटिविटी मिल सकती है। जिस प्रकार से पॉइंट को क्रो और हेमलॉक ट्री हैप्पीनेस प्रदान करते हैं, हैप्पीनेस देते हैं। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या राइमिंग स्कीम है, इसमें कौन से पॉइंटिंग डिवाइस यूज हुए हैं। तो फर्स्ट आप राइमिंग स्कीम देखिए कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो स्ट्रक्चर दिया गया है, ये गिवन स्ट्रक्चर की राइमिंग स्कीम क्या है, गिवन स्ट्रक्चर की राइमिंग स्कीम क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। जैसे क्रो लिखा है तो ओ साउंड आ रहा है, ओ आ रहा है तो उसको हम ए सिंबल से डिनोट करते हैं। जो राइमिंग स्कीम है वो सिंबल से डिनोट की जाती है, लेटर से, ठीक है। ऐसे मी लिखा है, इसकी साउंड डिफरेंट है तो इसको हम बी कर लेते हैं। ऐसे स्नो लिखा है, इसमें हम क्या कर लेते हैं, ओ की साउंड आ रही है, फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है, देखो क्रो स्नो, इसको हम ए कर लेते हैं, सेम है ना, फर्स्ट वाले से क्रो और स्नो सेम साउंड आ रही है, ओ की आ रही है। और सेकंड वाले में क्या लिखा, मी लिखा था, फोर्थ वाले में क्या लिखा, ट्री लिखा है, सेम साउंड आ रही है सेकंड और फोर्थ की, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, बी कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेंजा की राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए बी, ये फर्स्ट स्टेंजा की राइमिंग स्कीम है, ठीक है। अब हम सेकंड वाला पार्ट देखते हैं इसका, सेकंड स्टेंजा, इसमें लिखा है हार्ट, हार्ट, इसकी फर्स्ट लाइन। अब देखो इसमें ए बी लेटर्स हमने यूज कर लिए हैं, सेकंड स्टेंजा में भी हम देख लेते हैं, इसमें डिफरेंट लेटर यूज करते हैं, इसमें हम सी कर लेते हैं, देखो हार्ट और इसमें लिखा है पार्ट, मतलब ये आपका जो फर्स्ट लाइन है और इसकी थर्ड लाइन है इसका सेम है, तो इसमें सी कर लेते हैं। और सेकंड लाइन में लिखा है मूड और फिर क्या लिखा है इसमें रिवूड, तो ड ड ऐसे साउंड आ रहा है, इसको हम डी से डिनोट करते हैं और इसको भी हम डी से डिनोट करते हैं। तो जो सेकंड स्टेंजा है इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी, सी डी सी डी। तो आपको कोई भी एक स्टेंजा से पूछा जाएगा तो आप ए बी से डिनोट कर सकते हैं, या फिर उसमें ये देख लेना क्या ऑप्शंस दिए गए, पूरा मतलब तो नहीं पूछते, पूरा पूछे तो ए बी सी डी सी ये स्टेंजा है तो उसमें पूछा जाएगा। अब इसमें हम आपको बताते हैं इसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइस यूज होते हैं। पोएटिक डिवाइस देखना इसमें क्या है, द वे अ क्रो शुड डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इसमें लास्ट में जाके यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है, किसी भी लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। तो जब कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता और लास्ट में स्टेंजा के एंड में फुल स्टॉप लगा रहता है तो उसको बोलते हैं हम इंजरमेंट। तो इसमें क्या है, इंजरमेंट का यूज होता है, ठीक है। सेकंड वाला स्टेंजा देखिए, अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड, है ना। तो देखो यहाँ पर ये सेकंड वाला स्टेंजा है, इसमें भी कहीं भी कोमा फुल स्टॉप नहीं है, लास्ट में जाके ये फुल स्टॉप लगा है, इसका मतलब इसमें भी इंजरमेंट। तो इस पोएम में इंजरमेंट का यूज हुआ है। दूसरा इसमें देखिए, इसमें लिखा है सेव्ड सम पार्ट, सा साउंड आ रहा है, इसका मतलब इसमें एलिट्रेशन है। और किसी लेटर की रिपीटेशन बार बार होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यू सेम लाइन में रिपीट हो जाए तो एलिट्रेशन बोलते हैं, सेव्ड सम। ऐसे देखो, हैज गिवन माय हार्ट, हां एचएस साउंड आ रहा है, इसमें भी एलिट्रेशन है, ठीक है। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट किसकी रहती है, मिट्टी की रहती है, यहां पर स्नो की डस्ट बोली है। तो जो डस्ट है, धूल है, उसकी कंपैरिजन किससे कर दी, स्नो से कर दी, डायरेक्ट कंपैरिजन कर दी है। तो इसमें क्या है, मेटाफर है। इसकी जो टाइटल है इसमें क्या है, मेटाफर है, इसमें एसोनेंस और कॉन्सोनेंस बोलते हैं। ये एसोनेंस और कॉन्सोनेंस क्या होता है, आपको
इसकी लाइन सेकंड देखो, फर्स्ट स्टेंजा की लाइन सेकंड, इसमें देखो शुक ओ आ रहा है, इसमें वॉवेल डाउन में ओ आ रहा है, ऑन में देखिए ओ आ रहा है। ऐसे किसी वॉवेल की साउंड दो या दो से अधिक बार रिपीट हो जाए सेम लाइन में तो उसमें एसोनेंस होता है। मतलब वॉवेल का रिपीटिशन क्या कहलाता है? एसोनेंस होता है। एसोनेंस किससे रिलेटेड होता है? वॉवेल से। और किसी लाइन में कोई वॉवेल दो या दो से अधिक बार रिपीट हो जाए तो एसोनेंस होता है। तो इस पोएम में जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं कौन कौन सा है? एक तो एंजार्मेंट है, दूसरा एलिट्रेशन है, एसोनेंस है और मेटाफर है। मेटाफर तो इसके टाइप है। इसमें टोन कौन सी यूज हुई है? पोएट्री किस टोन में इसको लिखा है? इसको इनको इसमें रिफ्लेक्टिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव टोन है। रिफ्लेक्टिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव टोन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है किसी चीज को बताना, इसमें पोएट अपनी स्थिति को बता रहा है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है उसको बता रहा है। और ट्रांसफॉर्मेटिव कैसे है? पहले वो सैड मूड में रहता है, फिर किसमें आ जाता है? हैप्पी मूड में जाता है, तो इसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेटिव। पोएट्स मूड चेंजेस फ्रॉम सीरियस टू हैप्पी। जो मूड है उसका सीरियस से हैप्पी हो जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेटिव टोन कहेंगे। तो आई होप ये पोएम आपको समझ आई होगी। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होने वाला है ये वीडियो, तो आप इसको जरूर वॉच करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब भी करिए, जिससे हमें इंस्पिरेशन मिलती रहे। मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोस बनाऊंगा, सारे वीडियो के बनाऊंगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स टू माय ऑल viewers, all the students. Thank you.